Good morning, student. Welcome back to our online classes. Thank you so much for participating in the query session. And I believe next week many more students will be joined along with us. Thank you. Student, today we are going to start with the chapter 3 of history, that is ruling the countryside. ओके आप अगर याद हो तो हमने चैप्टर 2 में क्या देखे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, राइट, कैसा वो लोग व्यापार बन के आए थे और वही व्यापार आगे जाके स्टार्टेड रूलिंग इन इंडिया, राइट. सो दिस इज़ व्हाट द इंट्रोडक्शन में द ईस्ट इंडिया कंपनी दे केम एज ए ट्रेडर एंड दे बिकम ए रूलर. ओके, लॉन्ग स्ट्रगल टू कम टू दैट पोजिशन. उन लोग यही रूलर दीवान बनने के लिए उन लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया. हमने देखा बैटल ऑफ पैलेसी, देन बैटल ऑफ बुक्सर, राइट. ये सब के बाद में स्लोली दे स्टार्टेड गेटिंग ए पावर इन इंडिया. उसके बाद हमने देखा इस्टेब्लिश द फर्स्ट देयर फुट एट बंगाल. ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में सबसे पहला बंगाल में उसने क्या किया, अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया. तो अगर हम देखें तो सबसे पहले दे हैव देयर फुट टू सेटल इन इंडिया, दैट वाज इन बंगाल. बंगाल में सबसे पहले उन लोगों ने इस्टेब्लिश किया. ओके, नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने देखा कि बैटल ऑफ बुक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिला, दीवान मिला. इस मुग़ल एम्परर ने उसे अपॉइंट किया एज ए दीवान. सो हमने देखा कि एज ए दीवान उनके पास में अब क्या हो गया, दे कैन कंट्रोल फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. मुग़ल एम्परर ने उसे दीवान के लिए अपॉइंट किया, तो सो उसके पास में अभी क्या कंट्रोल कर सकते हैं, फाइनेंस को कंट्रोल कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं. नाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द फाइनेंस. ओके, फाइनेंस कंट्रोल करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, नाउ बिकॉज ऑफ दिस दे रीऑर्गेनाइज द रेवेन्यू सिस्टम टू जनरेट मोर मनी. इसीलिए क्या ना उन लोग जितना ज़्यादा हो सके रेवेन्यू इंडियन लोगों से कलेक्ट करने के लिए बहुत सारा ऐसा उन लोगों ने रेवेन्यू सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया. ओके, और इसके चलते क्या हुआ, आगे जाके ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियलाइज़ किया है, भले ही वो दीवान बन गए हैं, बट दे रियलाइज दैट बिकॉज दे आर ए आउटसाइडर, वो लोग इंडियन नहीं है, राइट. तो वो लोग रियलाइज़ किया कि इंडियन लोकल रूलर को बिल्कुल ही हटा देना जो है दैट इज़ नॉट ए वाइज थिंग. ओके, सो वो लोग क्या चाह रहे थे, इंडियन लोकल रूलर कंटिन्यू बंगाल में रहें, साथ ही साथ वो लोग भी रूल करें. क्योंकि उतना तो समझ में आ गए कि वो लोग ऐसे आउटसाइडर उतना नहीं कर पाएंगे जितना इंडियन लोकल रूलर लोग इंडियन लोगों को बंगाल में कंट्रोल कर रहे हैं. ओके, सो दे वांटेड इंडियन लोकल रूलर ऑल्सो टू बी कंटिन्यू. नाउ उसके बाद रेवेन्यू, एस आई टोल यू, ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडर है, दे आर नॉट ए रूलर एक्चुअली, राइट. सो उन लोगों का हमेशा माइंड में प्रॉफिट मेकिंग इज़ देयर, हमेशा उनका दिमाग में प्रॉफिट बनाना उनका मेन मोटिव है. ओके, सो दो कंपनी बिकम ए दीवान, स्टिल दे कंसिडर एज ए ट्रेडर. वो अपने आप को अभी भी क्या है, व्यापारी सोचते हैं और प्रॉफिट बनाना उसका मेन मोटिव है. ओके, and profit making was their main motive, so increase revenue as much as possible. Okay, the third one, gold and silver importing from Britain was stopped. जब से ये लोग दीवान बन गया बंगाल में, क्योंकि वो लोग खुद रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं इंडियन लोगों से वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स उनके पास पैसा है, राइट. सो जो गोल्ड एंड सिल्वर ब्रिटेन से इंडिया में आते थे सामान ख़रीदने के लिए. स्टूडेंट, यू रिमेंबर ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे हम कॉटन ख़रीदने के लिए, स्पाइसेस ख़रीदने के लिए इंडिया में आए थे, राइट. तो ख़रीदने के लिए पैसा तो चाहिए, राइट. इसके लिए ब्रिटेन से गोल्ड एंड सिल्वर आते थे और बदले में यहाँ से वो लोग कॉटन एंड स्पाइसेस एंड एनीथिंग, यहाँ से उनको जो भी ज़रूरत होता था वो लेके ब्रिटेन में जाते थे. ओके, नाउ द गोल्ड एंड सिल्वर आर स्टॉप कमिंग इनटू इंडिया, क्योंकि यहाँ से उनको खुद पैसा मिल रहा है, इंडियन लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, इस इंडिया के पास में इनफ मनी है, तो इसीलिए गोल्ड एंड मनी जो इंडिया में इंपोर्ट होते थे वो बंद हो गए. ओके, नाउ यू कैन इमेजिन, ये एक ऐसा व्यापार है जो व्यापारी करने के लिए आए हैं. व्यापार लोग जो सामान खरीदते हैं बदले में पैसा देते हैं, यहाँ से इंडियन लोगों से पैसा भी मिल रहे हैं, इंडियन लोगों से सामान भी मिल रहे हैं,
और वही सामान यूरोप में ले जाते हैं एंड दे आर सेलिंग देम इट टू ए हाई प्राइस. नाउ यू कैन इमेजिन कितना प्रॉफिट मेकिंग कर रहे थे. ठीक है. नाउ एज ए रिजल्ट देयर वॉज ए डीप क्राइसिस इन बंगाल, जिसके चलते बंगाल में बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल गए. नाउ यू कैन इमेजिन इंडिया से ही, बंगाल से ही वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, बंगाल इंडिया से ही वो लोग सामान खरीद के ले जा रहे हैं, तो इंडियन लोगों को क्या प्रॉफिट मिल रहा है? कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, राइट. सो जिसके चलते मैनी फार्मर हैज़ लॉस्ट देयर लाइफ, मैनी फार्मर्स हैज लॉस्ट देयर लैंड. ओके, लॉस्ट देयर लैंड. इसी क्राइसिस के बीच में 1770 में देयर वॉज ए फैमिन इन बंगाल. ओके, फैमिन मतलब अकाल पड़ना, राइट. सो देयर वॉज ए फैमिन इन बंगाल. नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उस समय इंडिया में दीवान बन के थे. एज ए पार्ट ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें लुक आफ्टर करना चाहिए था बंगाल के लोगों को, राइट. इंडियन लोगों को लुक आफ्टर करना चाहिए अकाल के समय में. दे डिडंट कंसीडर दैट. ओके, जिसके चलते मैनी पीपल हैव डाइड. ओके, आपके टेक्स्ट बुक में फिगर भी दिया हुआ है. तो मैनी इंडियन पीपल हैज़ लॉस्ट देयर लाइफ. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरेस्टिंग. अकाल आने के बाद अराउंड 20 ईयर्स के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया. ओके, परमानेंट सेटलमेंट क्यों इंट्रोड्यूस किया? बेसिकली क्योंकि उनको रेवेन्यू जो है इंडिया से जितना ज़्यादा हो सके कलेक्ट करना था, राइट. रेवेन्यू मतलब वो दे आर गेटिंग मनी फ्रॉम इंडिया, राइट. सो उन लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया है 1773 में. उसके मुताबिक क्या है, राजास एंड तालुकदार्स बिकम ज़मींदार. उन लोगों ने जितना भी राजास है, तालुकदार है, मतलब जो चीफ लीडर्स, इंडिया के लीडर्स है, कम्युनिटी है, उन लोगों को ज़मींदार बनाया. ओके, नाउ ये ज़मींदार का काम क्या है? सेकेंड पॉइंट, दे विल कलेक्ट रेंट फ्रॉम द फार्मर. फार्मर लोगों से वो लोग किराया वसूल करेंगे, रेंट मीन्स किराया, राइट. उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को वो रेवेन्यू पे करेंगे. दैट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी जो है फार्मर से डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर रहे हैं. फार्मर लोगों से ज़मींदार लोग रेंट कलेक्ट कर रहे हैं और ज़मींदार से ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं. ओके, नाउ क्या बोल रहे हैं कि ये ज़मींदार जो रेवेन्यू पे कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, उस रेवेन्यू का अमाउंट उन लोगों ने फिक्स कर दिया परमानेंट. ओके, दैट इज़ व्हाट परमानेंट सेटलमेंट. सो उन लोगों ने परमानेंट फिक्स कर दिया. नाउ द क्वेश्चन इज़, क्यों उन लोगों ने परमानेंट फिक्स किया? द मोटिव बिहाइंड इज़ क्योंकि उन्हें रेवेन्यू कंटिन्यूसली चाहिए था. ओके, जितना ज़्यादा रेगुलरली इंडियन लोगों से रेवेन्यू मिल रहा है उतना ज़्यादा उसका पैसा फ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, राइट. ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में पैसा आ रहा है. सो बिकॉज दे वांट द एंश्योर द रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम इंडियन पीपल. सो उन लोगों ने ये अमाउंट फिक्स करके रखा. जो भी सिचुएशन आए, बारिश हो ना हो, जो भी कंडीशन हो, लेकिन वो अमाउंट जो है उन्होंने डिसाइड किया और वो अमाउंट कंपनी वालों को पे करना है. ओके, नाउ और एक लास्ट कंडीशन ये रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला ज़मींदार लोगों को कि यू हैव टू बी इन्वेस्ट एंड इम्प्रूव द लैंड. जिस लैंड से वो लोग रेंट कलेक्ट कर रहे हैं उस लैंड में आप इम्प्रूवमेंट लाना है. सी, आप ज्योग्राफी में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक ही लैंड में लगातार हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, राइट. वी नीड टू मेक इम्प्रूवमेंट. सो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़मींदार को बोल रहे हैं कि यू हैव टू बी इन्वेस्ट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लैंड. ओके, नाउ दिस इज़ व्हाट द ईस्ट इंडिया कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस, जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जानते हैं. 1793 अकाल के 20 साल के बाद में उन लोगों ने ये इंट्रोड्यूस किया, ये सोच के कि इंडियन लोगों से रेवेन्यू कंटिन्यूसली मिलेंगे. नाउ यू कैन सी हियर, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेडर बन के आया, अभी भी उनका मेंटलिटी जो है ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोच रहा है. अकाल आओ ना आओ, जो भी इंडियन लोगों का कंडीशन है उसमें उसको कोई दिलचस्पी नहीं है. उसको बस दे वांट मोर making money from out of India, right. So today we discuss about the permanent settlement. Next video mein I will explain to you there are some problems, there are certain disadvantages in the permanent settlement. Okay, so please read your textbook and watch this video. If you are not able to understand, please let me know. Okay, see you in the next video.